topic? Topic is supply and elasticity of supply. तो इससे कुछ मिलता जुलता टॉपिक हम लोगों ने अभी खत्म किया था लास्ट टाइम में, एंड इट वाज डिमांड. ठीक है, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सप्लाई. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग एक काम करिए, मीनिंग ऑफ सप्लाई लिख लीजिए. सब लोग क्लास 12 वाले कुछ 11 वाले भी हैं. सब क्लास 12 वाले कुछ 11 वाले भी हैं. और everybody is from class 12. It refers to the quantity of a commodity. It refers to the quantity of a commodity that a seller is willing to sell at a given price in a given period of time. It refers to the quantity of a commodity that a seller is willing to sell at a given price in a given period of time. Okay, this is what meaning of supply. Write down another meaning also. Meaning of quantity supplied. Meaning of quantity supplied. It refers to a specific quantity. It refers to a specific quantity of a good that a producer is willing to sell at a particular price during a particular time period. During a particular time period. Okay. And write down the meaning of stock. Write down meaning of stock. It refers to the quantity of goods that are available with the seller to offer for sale. With the seller to offer for sale. Okay. Now, first of all, हम लोग सप्लाई को समझ लेते हैं. सप्लाई क्या है? ठीक है. सप्लाई में सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि सप्लाई को हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से. किसके? डिमांड को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लेते थे? कंज्यूमर. डिमांड को किसका पॉइंट ऑफ व्यू लेते थे? कंज्यूमर. और सप्लाई को किसका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे? सेलर. ठीक है. देखिए, अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग जो भी क्वांटिटी सप्लाई दे, अलग अलग डिफरेंट प्राइसेस पे सेलर जो भी सप्लाई देने के लिए विलिंग है, दैट इज नोन एज व्हाट? सप्लाई. ठीक है. लाइक जैसे हम लोगों ने सप्लाई का डिमांड का शेड्यूल बनाया था, वैसे ही लोग यहाँ पे एक सप्लाई का शेड्यूल बना सकते हैं. सपोज करते हैं कि एट प्राइस ऑफ 50 हमारा ये हमारा क्या हो गया? प्राइस हो गया. और ये हमारा क्या हो गई? क्वांटिटी हो गई. ठीक है. 50 रुपीज प्राइस पे सपोज कर लेते हैं कि 10 kg एप्पल्स लेने के लिए सप्लाई करने के लिए सेलर रेडी है. अब प्राइस इंक्रीज कर गया, 60 हो गया. तो अब सेलर अपनी क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. क्यों इंक्रीज करेगा?
प्रॉफिट ज्यादा होगा। हम लोग यहाँ पे किसका पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं? सेलर। डिमांड में क्या था? ज्यादा प्राइस पे कम डिमांड, कम प्राइस पे ज्यादा डिमांड। जबकि सप्लाई में चीजें उलट गई हैं, रिवर्स हो गई हैं। यहाँ पर क्या है? ज्यादा प्राइस पे ज्यादा सप्लाई, कम प्राइस पे कम सप्लाई। 50 रुपीज पे अगर 10 kg की सप्लाई हो रही है तो 60 पे ये सप्लाई क्या हो जाएगी? क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सपोज कर लेते हैं 60 रुपीज में ही इज रेडी टू सेल 15 kg, 70 हो गया 20 kg, ठीक है, 80 हो गया तो ये 30 kg की हो गई। तो जैसे जैसे प्राइस हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी सप्लाई क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज व्हाट? सप्लाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लाई। यहाँ पर हमारे पास अलग अलग प्राइसेस हैं और अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटी सप्लाई है। अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटी सप्लाई है एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज व्हाट? सप्लाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लाई बोलते हैं। ठीक उसी के नीचे आपको एक और डेफिनेशन मिल रही है, क्या? क्वांटिटी सप्लाई। तो क्वांटिटी सप्लाई और सप्लाई में क्या डिफरेंस है बेटा? सप्लाई का मीनिंग आप लोगों ने क्या लिखा हुआ है? सप्लाई का क्या लिखा हुआ है? रीड करिए प्लीज, रीड इट लाउडली, थोड़ा सा पढ़िए क्या लिखा है। It refers to quantity of a commodity that a seller is willing to sell at given price in a given period of time. And quantity supply का मतलब क्या है? स्पेसिफिक क्वांटिटी। मतलब यहाँ पर क्या है कि अलग अलग प्राइसेस पे जो भी अलग अलग क्वांटिटीज सेलर सप्लाई देने के लिए तैयार है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? सप्लाई बोल रहे हैं। और जबकि क्वांटिटी सप्लाई का मतलब क्या हो गया है? स्पेसिफिक क्वांटिटी। क्या मतलब हो सकता है बेटा क्वांटिटी सप्लाई का? बेटा नव्या, क्वांटिटी सप्लाई क्या हो सकती है? कि अगर कोई सेलर सर्टेन जैसे स्टॉक है, स्टॉक से उनका पोटेंशियल है सप्लाई, लेकिन वो कितना उसको सप्लाई में लाना चाह रहे हैं, ये कितना सर्टेन पॉइंट। नहीं, जैसे सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई में बेसिक डिफरेंस क्या बन रहा है? सर सप्लाई को जनरल को रेफर करता है और यहाँ पे जो क्वांटिटी सप्लाई है पर्टिकुलर क्वांटिटी को बताते हैं। जैसे हम लोग इस ओवरऑल को क्या बोल सकते हैं? सप्लाई। अगर मैं बोलूं कि इस प्राइस पर ये है तो ये क्या बोला जाएगा? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वांटिटी सप्लाई बोलेंगे। 60 रुपीस में ही इज विलिंग टू सेल 15 kg, इसको हम क्या बोलेंगे? क्वांटिटी सप्लाई। मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक पर्टिकुलर क्वांटिटी सप्लाई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वांटिटी सप्लाई। और ओवरऑल को क्या बोलेंगे? सप्लाई बोलेंगे। ये कंप्लीट सेट ऑफ प्राइस और सप्लाई है। अलग अलग पॉसिबल प्राइसेस पे अलग अलग सप्लाई जो कि सेलर देने के लिए रेडी है, मिलेंगे। इस ओवरऑल को हम लोग क्या बोलेंगे? सप्लाई। और इस पर्टिकुलर को क्या बोलेंगे? क्वांटिटी सप्लाई। डिफरेंस समझ में आ गया? सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई का क्लियर। एक और डेफिनेशन आपको दिखाई गई है, वो क्या है? स्टॉक। नाउ व्हाट इज स्टॉक? सपोज किसी फार्मर ने 100 क्विंटल्स ऑफ व्हीट का प्रोडक्शन किया, 100 क्विंटल्स ऑफ व्हीट का, ठीक है, और उसको ले जाके अपने गोडाउन में रख दिया। नाउ आउट ऑफ 100 क्विंटल्स ही इज रेडी टू सेल ओनली 20 क्विंटल्स राइट नाउ, है ना। उसने कहा कि अभी जो प्राइस चल रहा है मार्केट में वो 10 रुपीस पर केजी का चल रहा है व्हीट का, एंड आई एम रेडी टू सेल 20 क्विंटल्स एट रुपीस 10 पर केजी, ठीक है, या 10 केजी क्विंटल्स में रेट निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, तो 10 पर केजी में हाउ मच इज रेडी टू सेल? 20 क्विंटल्स। ये क्या हो गया? उसने प्रोडक्शन कितने का किया? उसने जो प्रोडक्शन किया वो कितने का किया? 100 क्विंटल्स का, ठीक है ना। एंड हाउ मच इज रेडी टू सेल? 20 क्विंटल्स। वो अभी जो क्वांटिटी सप्लाई देने को तैयार है, वो कितना देने को तैयार है? 20 क्विंटल्स एट रुपीस 10 पर केजी। उसने कहा कि अभी आने वाले कमिंग वीक में हम जो है 10 रुपए पर केजी के हिसाब से 20 क्विंटल्स बेचने के लिए तैयार हैं। तो दिस अमाउंट 20 केजी विल बी नोन एज व्हाट? क्वांटिटी। दिस अमाउंट विल बी नोन एज व्हाट? क्वांटिटी सप्लाई। एंड उसके बाद अभी बचा कितना है? 80। उसने प्रोडक्शन कितने का किया था? 100 का। अगर वो कुछ भी बेचने के
तैयार ना होता, अगर उसने पूरा का पूरा जो है डंप कर दिया कहाँ पे, गोडाउन में, उसने कहा अभी कुछ भी नहीं बेचेंगे, अभी 1 मंथ के बाद देखेंगे, तो वो 100 क्विंटल्स पूरा का पूरा क्या होता है, स्टॉक होता। बट आउट ऑफ 100 क्विंटल्स ही इज रेडी टू सेल हाउ मच, 20 क्विंटल्स ही इज रेडी टू सेल। और उसने एक प्राइस उसके लिए फिक्स कर लिया है, ₹10 per kg, he is ready to sell 20 क्विंटल्स विद इन अ वीक। तो ये क्या बन गया हमारा, 20 क्विंटल्स क्या बन गया, एक पर्टिकुलर प्राइस है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है और एक पीरियड ऑफ टाइम है। एक पीरियड ऑफ टाइम क्या है, 1 वीक, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है कितनी, 20, एक पर्टिकुलर प्राइस है वो कितना है, 10 है। तो ये क्या बन गया, हमारी क्वांटिटी सप्लाइड बन गया। और अभी उसके पास 80 क्विंटल्स और है जिसको अभी उसने बेचने का सोचा नहीं है, उसे वो कब बेचेगा, कितने प्राइस पे बेचेगा, और उसने इसको डिसाइड नहीं किया हुआ है। ये क्या बन गया उसके लिए, स्टॉक बन गया। तो स्टॉक, क्वांटिटी सप्लाई और सप्लाई की समझ में आ गया आपको, इट्स क्लियर, ठीक है। तो ये तो हम लोगों की बात हो गई मीनिंग ऑफ सप्लाई, ठीक है, सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई और स्टॉक, ठीक है। अब जैसा कि हम लोगों ने डिमांड में पढ़ा था कि डिमांड इज ऑफ 2 टाइप्स, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। सप्लाई इज आल्सो ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। सप्लाई भी हमारी कितने टाइप्स की बन रही है, 2 टाइप्स की, एक इंडिविजुअल, अनदर वन इज मार्केट। आई होप इससे आपको वर्ड देख के समझ में आ रहा होगा। इंडिविजुअल सप्लाई रिफर्स टू सप्लाई गिवन बाय सिंगल फर्म। यहाँ वहां पे हम लोग क्या टर्म यूज करते थे, हाउस होल्ड। डिमांड में कौन सा टर्म यूज करते थे, हाउस होल्ड। यहाँ पे टर्म क्या यूज करेंगे, फर्म, ठीक है। तो सप्लाई गिवन बाय सिंगल फर्म इज नोन एज व्हाट, इंडिविजुअल सप्लाई। सप्लाई गिवन बाय ऑल द फर्म्स इज नोन एज, मतलब यहाँ पर टर्म क्या यूज हो रहा है, सिंगल फर्म, और यहाँ पे टर्म जो यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऑल द फर्म्स, ठीक है। तो सप्लाई गिवन बाय single firm is known as individual supply and supply given by all the firms is known as market supply. कोई डाउट है, ओके। नाउ अब आ जाती है इसकी खास बात, जैसा कि हम लोगों ने डिमांड चैप्टर में डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े थे, जिसको कि हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड भी कहते हैं, वैसे ही यहां पर भी कुछ डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई और फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। जैसे कि डिमांड फंक्शन करती थी, डिमांड का फंक्शन क्या है, डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज करती है। जस्ट लाइक डिमांड, सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस, ठीक है। Now what are the factors which makes the supply increase or decrease? कौन कौन से वो reasons हैं जिनकी वजह से supply increase या decrease करती है, ठीक है। तो first factor जो इसमें आता है वो वही डिमांड वाला, price of the commodity। क्या होता है हमारा प्राइस के साथ, क्या होता है, प्राइस का और सप्लाई का क्या रिलेशन बनता है, प्राइस का और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप बनता है ना, क्योंकि ज्यादा प्राइस पे सेलर क्या करता है, ज्यादा सप्लाई देता है, कम प्राइस पे कम सप्लाई देता है ना। प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या सप्लाई को अफेक्ट करता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी सप्लाई को अफेक्ट करता है, कैसे करता है, राइज इन प्राइस, राइज इन सप्लाई, फॉल इन प्राइस, फॉल इन सप्लाई, है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कंज्यूमर और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों क्या है, अलग अलग है। कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, ज्यादा प्राइस पे कम खरीदना और कम प्राइस पे ज्यादा खरीदना। और ऐसा क्यों होता है, व्हाई कंज्यूमर वांट्स टू पे लेस फॉर मोर, ये हम लोगों ने समझा था डिमांड वाले चैप्टर पे, समझा था, याद आ रहा है, रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व जब पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट वगैरह पढ़ा था, ठीक है। खैर अब यहाँ पर बात सप्लाई की हो रही है, तो हम लोग यहाँ पर भी फर्स्ट पॉइंट क्या बनता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ज्यादा प्राइस पर ज्यादा सप्लाई, कम प्राइस पर कम सप्लाई। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। भाई सपोज कर लीजिए कि अभी गोल्ड के रेट आज बहुत हाइक कर रहे हैं, 57,000 पर 10 ग्राम्स के आसपास होते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, गोल्ड पे इन्वेस्ट करते हैं,
मैंने भी किया था कुछ समय पहले गोल्ड में इन्वेस्ट, लेकिन मैंने जब 52,000 के आसपास आया था तभी मैंने क्या कर दिया था, सारा सोल्ड कर दिया था। अब अगर आज मेरे पास होता वो गोल्ड तो 57 केजी के आस 57,000 पर 10 ग्राम के आसपास आ गया। तो जिनके पास भी जिन्होंने भी गोल्ड परचेज की होगी इन्वेस्टमेंट के लिए, सेल करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, अब 57,000 का प्राइस आ गया है, तो वो क्या चाहेंगे कि सारा का सारा जिनका जितना कोई स्टॉक है वो सब का सब वो क्या कर दें, मार्केट में क्या कर दें, सेल कर दें, क्योंकि इससे इनका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पता नहीं कल को फिर से प्राइस क्या हो जाए, नीचे आ जाए, इससे पहले ही तो सारा का सारा गोल्ड क्या करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, तो जब प्राइस इंक्रीज करता है तो प्रॉफिट मार्जिन जो होता है सेलर का वो भी इंक्रीज कर जाता है, और इसीलिए ज्यादा प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई होती है, कम प्राइस पे कम क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो रिलेशन कैसा बन रहा है, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है, ज्यादा प्राइस ज्यादा सप्लाई, कम प्राइस कम सप्लाई, है ना। डिमांड के केस में कैसा रिलेशन था, इनवर्स था, इसमें कैसा है, डायरेक्ट है, पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, सेकंड आता है गोल्स ऑफ द फर्म। गोल्स क्या होते हैं, एम। ठीक है, दो तरीके के गोल्स होते हैं, क्या क्या, दो तरीके के गोल्स होते हैं, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक सेल्स मैक्सिमाइजेशन, टू टाइप्स ऑफ गोल्स। ठीक है, तो दोस फर्म व्हिच आर हैविंग अ गोल ऑफ सेल्स मैक्सिमाइजेशन, जिनका गोल क्या है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, वो क्या करेंगे, ज्यादा प्राइस पे ज्यादा सप्लाई है, कम प्राइस पे भी ज्यादा सप्लाई देंगे। जिनका गोल सेल्स मैक्सिमाइजेशन है, जिनका गोल वो इस जो भी हम लोगों ने पढ़ा कि ज्यादा प्राइस पे ज्यादा सप्लाई, कम प्राइस पे कम सप्लाई, वहां पे ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो कम प्राइस में भी क्या देंगे, ज्यादा सप्लाई देंगे, क्योंकि उनका जो एम है वो मार्केट को कैप्चर करना है। ठीक है, जैसे कि जब जियो मार्केट पे लॉन्च हुआ था तो उसने काफी टाइम तक तो फ्री दिया था, उसके बाद उसने जो है 200 रुपए या 300 रुपए के रिचार्ज पे 3 मंथ्स का प्रोवाइड करता था, फिर उसने पैसे कुछ और बढ़ा दिए, अब तो खैर 700 के आसपास आ गया है। लेकिन उस वक्त उसका जो एम था वो क्या था, उस वक्त उसका एम क्या था, मार्केट को कैप्चर करना, सेल्स को मैक्सिमाइज करना, तो वो कम प्राइस पे भी क्या दे रहा था, ज्यादा सप्लाई दे रहा था। लेकिन अब उसका एम चेंज हो चुका है, अब उसका एम क्या हो गया है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो गया है। अब वो ज्यादा प्राइस पे ज्यादा सप्लाई देगा और कम प्राइस पे कम सप्लाई देगा। तो जिन फर्म्स का गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वो क्या करेंगे, ज्यादा प्राइस पे ज्यादा सप्लाई, क्योंकि ज्यादा प्राइस पे ज्यादा सप्लाई देने पर ही उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा। कम सप्लाई कम प्राइस हो गया तो दे विल स्टॉप सप्लाई और दे विल गिव लेस सप्लाई, क्योंकि उनका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। ठीक है, तो गोल्स ऑफ द फर्म किस तरीके से अफेक्ट करते हैं क्वांटिटी सप्लाई को, समझ में आ गया। ठीक है, थर्ड इज प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसको आप प्राइस ऑफ इनपुट्स भी कह सकते हैं। नाउ हाउ प्राइस ऑफ इनपुट्स विल अफेक्ट द सप्लाई। इनपुट्स का मतलब आप समझ गए, रॉ मटेरियल्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये कैसे किस तरीके से अफेक्ट करेगा सप्लाई को, ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कम सप्लाई और कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा सप्लाई। कैसे, ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहेगा तो उनका प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज होगा। कोई समझा सकता है क्यों क्यों डिक्रीज हो जाएगा, ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी तो प्रॉफिट मार्जिन क्यों डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग प्राइस को कांस्टेंट लेते हैं। प्राइस को हम लोग क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट ले रहे हैं। हीरा हलवाई 7 रुपए का समोसा बेच रहा है, ठीक है, 5 रुपए का मटेरियल लगाता है, 7 रुपए का समोसा बेचता है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2 रुपीज का। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं प्राइस चेंज नहीं हुआ, मार्केट में प्राइस 7 चल रहा है, उसने भी 7 ही रखा, लेकिन पोटैटोज का, रिफाइंड ऑयल का, मसालों का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, लेबर ने अपनी वेजेस बढ़ा दी, तो अब क्या हुआ कि जो उसकी कॉस्ट थी जो 5 रुपीज आ रही थी वो क्या हो गई, 6 हो गई। क्या हो गई, 6 हो गई। तो उसने कहा भाई ऐसा है कि अब समोसे में तो कम मुनाफा हो रहा है, कम प्रॉफिट हो रहा है, अब कितने का प्रॉफिट हो रहा है, या तो प्राइस को भी इंक्रीज करें। प्राइस हमने कितनी रखी है, कांस्टेंट है, प्राइस हमारी अभी भी कितनी है, 7 ही है, प्राइस को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, है ना। तो प्राइस अगर हमारी कांस्टेंट है
लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर गया है तो प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और इससे वो क्या करेगा, अपने रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर देगा किसी और प्रोडक्ट के ऊपर। उसने कहा अपने लेबर से कहा भाई ऐसा है कि गुलाब जामुन ज्यादा बनाओ, उसमें ज्यादा मुनाफा हो रहा है, ठीक है ना, इसमें कम हो रहा है, इसलिए इसका प्रोडक्शन कम करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया, कम हो गया। इससे सप्लाई क्या हो जाएगी, कम होगी या ज्यादा होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कॉस्ट ऑफ इनपुट्स या कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर इंक्रीज करेगा तो हाउ इट विल अफेक्ट द सप्लाई, इट विल इंक्रीज द सप्लाई और इट विल डिक्रीज द सप्लाई, इट विल डिक्रीज द सप्लाई। रीजन समझ में आ गया। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी किस तरीके से अफेक्ट कर सकती है, बेटर टेक्नोलॉजी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तो अगर प्राइस कांस्टेंट है तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो सप्लाई ज़्यादा होगी। हाँ जी, सर टेक्नोलॉजी अगर ज़्यादा अच्छी है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा और प्राइस भी कांस्टेंट तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, इसलिए प्रॉफिट ज्यादा, बिल्कुल। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज की तरफ जाते हैं, तो एडवांस टेक्नोलॉजी से क्या होगा, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। एडवांस टेक्नोलॉजी से हमारी जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है, वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, कम समय में ज्यादा काम होना शुरू हो जाता है, जिससे कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। प्राइस हमारी क्या है, कांस्टेंट है या कांस्टेंट है ना। भाई अगर हीरा भाई जो है अभी तक लेबर से समोसे बनवा रहा है, उसने क्या कि दिल्ली से मशीन बनवा ली, अब सारा काम किससे होने लगा, मशीन से होने लगा। अब मशीन को तो बार बार एक ही बार खरीदना है ना, तो अब क्या हो जाएगा, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई, कम हो गई। अब उससे क्या होगा कि वो सप्लाई ज्यादा देगा या कम देगा, ज्यादा सप्लाई दे सकता है क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई और प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया, इंक्रीज कर दिया। तो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी भी अफेक्ट करती है किसको, क्वांटिटी, सप्लाई को, ठीक है, सप्लाई, ठीक है। फिफ्थ आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। नंबर ऑफ फर्म्स कैसे अफेक्ट करेंगे सप्लाई को, ऑब्वियसली अगर फर्म्स बढ़ जाएंगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फर्म्स अगर न्यू फर्म्स अगर एंट्री लेती हैं तो क्वांटिटी सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी। और फर्म्स अगर एग्जिट कर जाती हैं तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फर्म्स अगर इंक्रीज करती हैं, फर्म्स अगर बढ़ जाती हैं तो क्वांटिटी सप्लाई क्या है, सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। और फर्म्स के एग्जिट होने से क्या हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये पॉइंट रिमाइंडर भी आया था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं पता है हम लोगों को, कौन कौन से, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। तो अब चलिए बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की, टी एंड कॉफी। अगर कॉफी का प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो हाउ इट विल अफेक्ट द सप्लाई ऑफ टी, सप्लाई ऑफ टी, सप्लाई ऑफ टी विल फॉल। आप कह रहे हो, क्या कह रहे हो, हम लोग बात कर रहे हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का। अगर कॉफी का प्राइस इंक्रीज कर जाता है तो हम लोग को सप्लाई यहाँ पे किसकी लेनी है, कॉफी की। कॉफी से मतलब नहीं, प्राइस किसका इंक्रीज हुआ है, कॉफी का। तो हाउ इट विल अफेक्ट द सप्लाई ऑफ टी, टी का सप्लाई इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। सर फिर लोग शिफ्ट हो जाएंगे ना टी की तरफ। आप तो डिमांड की तरफ जा रहे हो, आप तो डिमांड की तरफ आ रहे हो, आप सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए ना। आप जो कह रहे हो कि लोग शिफ्ट हो जाएंगे, तो लोग तो ये नहीं कि कंज्यूमर की बात आप करने लगे, और यहाँ पे बात किसकी हो रही है, सेलर की, ठीक है। कॉफी का प्राइस इंक्रीज कर गया, ठीक है, तो अब हाउ इट विल अफेक्ट द सप्लाई ऑफ टी। जो टी के प्रोड्यूसर्स थे, नाउ दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग व्हाट, कॉफी। They will start producing coffee. वो अपने रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर देंगे, किस तरफ डाइवर्ट कर देंगे, कॉफी की तरफ। तो जो कॉफी का सप्लाई है वो इंक्रीज कर जाएगा या डिक्रीज कर जाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए
सेम पीस ऑफ लैंड पे आप पोटैटोज और टोमेटोज दोनों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन अ सेम पीस ऑफ लैंड अ फार्मर कैन प्रोड्यूस आइदर पोटैटो और टोमेटो। पोटैटोज के प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, टोमेटो का प्राइस कांस्टेंट पड़ा हुआ है, तो वो अपनी जमीन का इस्तेमाल किस काम के लिए करेगा? सेम लेबर, सेम वेजेस, सेम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल पोटैटो और टोमेटो दोनों के लिए किया जा सकता है। पोटैटो का प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है और टोमेटो का प्राइस नहीं बढ़ रहा है, तो नाउ ही विल शिफ्ट हिज प्रोडक्शन टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ पोटैटोज। तो अब टोमेटो का सप्लाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? तो मान लीजिए टी और कॉफी सेम है, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि अगर टी का प्राइस बढ़ रहा है तो वो अपने रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर देगा। किस तरफ डाइवर्ट कर देगा? कॉफी की तरफ। तो कॉफी का सप्लाई क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा और टी का डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? दो तरीके के सब्स्टिट्यूट्स है ना, सॉरी रिलेटेड गुड्स है ना। फर्स्ट वाज सब्स्टिट्यूट्स एंड अदर वाज कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लाइक कार एंड पेट्रोल। अगर कार के प्राइसेस राइज कर रहे हैं तो हाउ इट विल अफेक्ट द सप्लाई ऑफ पेट्रोल? टी एंड कॉफी का केस हम लोग ने देख लिया। अब अगर कार एंड पेट्रोल की बात करें, अगर कार के प्राइसेस इंक्रीज कर गए तो हाउ इट विल अफेक्ट द सप्लाई ऑफ पेट्रोल? कार का प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? सप्लाई इंक्रीज करेगा, ठीक है। सप्लाई इंक्रीज करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि पेट्रोल को भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। पेट्रोल की प्राइस को भी क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए फिर यहाँ पर जो पॉइंट आपको नोट करना है, कॉम्प्लीमेंट्री के केस में क्या हो रहा है कि जो रिलेटेड गुड्स हैं, कार का पेट्रोल इंक्रीज हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ, तो पेट्रोल का प्राइस भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। रिलेशन कैसा बन रहा है? डायरेक्ट बन रहा है, इनवर्स बन रहा है? डायरेक्ट बन रहा है। जबकि अभी हम लोग जो लास्ट केस लिया सब्स्टिट्यूट गुड्स वाला, उसमें क्या हो रहा था? कैसा रिलेशन था? प्राइस किसका इंक्रीज किया था? कॉफी का। और सप्लाई किसकी डिक्रीज कर गई थी? टी की सप्लाई क्या हो गई थी? डिक्रीज कर गई थी। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिलेशन जो बनता है वो कैसा बनता है? इनवर्स। और इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो रिलेशन बनता है वो कैसा बनता है? डायरेक्ट रिलेशन बनता है ना। क्लियर हो गया ये? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या होगी? अगर फेवर में सेलर्स के तो सप्लाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और अगर सेलर्स के फेवर में नहीं है तो सप्लाई क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल टैक्सेशन और सब्सिडीज। टैक्सेशन एंड सब्सिडीज, ठीक है ना। अगर गवर्नमेंट टैक्स के रेट्स बढ़ा देगी तो इट विल लीड टू इंक्रीज इन द प्राइस। प्राइस तो बढ़ गया लेकिन इनका कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ रहा है। प्राइस इंक्रीज हुआ किसकी वजह से? टैक्स की वजह से। तो कंज्यूमर्स पर इसका कैसा इंपैक्ट आएगा? नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। प्राइस इंक्रीज हो गया लेकिन इनका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज नहीं हुआ, इससे सप्लाई क्या हो जाएगा? कम होगा या ज्यादा होगा? कम हो जाएगा। वहीं अगर मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया तो उससे प्राइस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इससे ये क्या करेंगे? सप्लाई को और ज्यादा इंक्रीज करेंगे। तो गवर्नमेंट पॉलिसी भी क्या करती है? सप्लाई को इफेक्ट करती है। तो ये सारे क्या हो गए बच्चों? दीज आर ऑल व्हाट? डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम होगा, जैसे हम लोगों ने डिमांड के केस में पढ़ा था, डिमांड फंक्शन पढ़ा था, याद आया? डिमांड फंक्शन पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो डिमांड फंक्शन क्या था? व्हाट वाज डिमांड फंक्शन? डिमांड फंक्शन स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट्स वेरियस डिटरमिनेंट्स। याद आया? तो वैसे ही यहाँ पर हम लोगों को क्या बन रहा है? सप्लाई फंक्शन बनता है।
क्या बन रहा है? सप्लाई फंक्शन। तो सप्लाई फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा? व्हाट इज सप्लाई फंक्शन? इट स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड इट्स वेरियस डिटरमिनेंट्स। क्वांटिटी सप्लाई फंक्शन क्या होगा? सप्लाई फंक्शन का मतलब क्या होगा? सप्लाई फंक्शन कर रही है जिनकी वजह से फंक्शन कर रही है। किसकी वजह से? ये सारे डिटरमिनेंट्स। सप्लाई का फंक्शन क्या है? सप्लाई भी तो इंक्रीज और डिक्रीज करती है। तो इट स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके किसके रिलेशनशिप को दिखा रहा है सप्लाई फंक्शन? क्वांटिटी सप्लाई एंड इट्स वेरियस डिटरमिनेंट्स। क्लियर हो गया? दिस इज व्हाट सप्लाई फंक्शन। अब जब इसी सप्लाई फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं? सप्लाई फंक्शन को अगर इक्वेशन फॉर्म में दिखाना हो तो सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ हम लोग क्या करते हैं? सारे डिटरमिनेंट्स यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं। प्राइस हो गया, गोल्स हो गया और प्राइस ऑफ इनपुट्स हो गया, ठीक है ना? तो इस तरीके से जितने भी इसके ये डिटरमिनेंट्स हैं उनको हमने यहाँ पे कैसे लिखा? शॉर्ट हैंड में एक्सप्रेस किया। दिस इज नोन एज व्हाट? सप्लाई फंक्शन। ठीक है, तो सप्लाई फंक्शन स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाई एंड इट्स वेरियस डिटरमिनेंट्स। अब अगर हम इसी के लॉ पे आ जाए, बिल्कुल सेम डिमांड वाली चीजें चल रही हैं, है ना? सप्लाई फंक्शन के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा? लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होगा? बिल्कुल लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा है लॉ ऑफ सप्लाई में भी। लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा था आप लोगों ने? लॉ ऑफ डिमांड इट स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। बस वही चीज, सेम सारी चीजें यहाँ हैं, बस एक वर्ड का चेंज हो रहा है इसका, सप्लाई। सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाई एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब हम सप्लाई फंक्शन की बात करते हैं तो वी टेक ऑल द डिटरमिनेंट्स, कब? इन केस ऑफ सप्लाई फंक्शन। लेकिन जब लॉ ऑफ सप्लाई की बात करते हैं तो वी टेक ओनली वन डिटरमिनेंट एंड दैट इज व्हाट? प्राइस। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? इट स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दिस इज व्हाट? लॉ ऑफ सप्लाई। यहां तक बातें समझ में आ गई? सप्लाई फंक्शन क्या था? रिलेशनशिप बिटवीन, ये क्या है? ये क्या है? सप्लाई फंक्शन। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाई एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यहाँ पे लॉ में, लॉ ऑफ सप्लाई में हम सिर्फ एक ही फैक्टर ले रहे हैं, एक ही डिटरमिनेंट ले रहे हैं, वो क्या है? प्राइस है। जबकि सप्लाई फंक्शन में हम क्या ले रहे हैं? सारे डिटरमिनेंट्स को ले रहे हैं, ठीक है ना? सप्लाई फंक्शन करती है प्राइस की वजह से, गोल्स की वजह से, प्राइस ऑफ इनपुट्स की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ ऑल द डिटरमिनेंट्स, ठीक है? बिकॉज ऑफ ऑल द डिटरमिनेंट्स, ठीक है? लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई में वी आर कंसीडरिंग ओनली वन फैक्टर एंड दैट इज व्हाट? प्राइस। यहां तक की बातें समझ में आ गई? अब लॉ ऑफ सप्लाई को हम लोग दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। वी कैन एक्सप्रेस द लॉ ऑफ सप्लाई बाय टू वेज, one by tabular form and another way by graphical form. When law of supply is expressed by tabular form, it is known as supply schedule. इसको क्या बोलेंगे? Supply schedule. और when law of supply is expressed in the form of graph, it is known as supply curve. ठीक है ना? बात किसकी हो रही है? लॉ ऑफ सप्लाई। अब देखो, बार बार मैं ये नहीं कहूंगा कि सप्लाई और प्राइस की बात हो रही है। लॉ ऑफ सप्लाई की बात बोलने का मतलब ही अंडरस्टूड हो गया ये कि बात किसकी हो रही है? सप्लाई और प्राइस। सप्लाई और प्राइस, हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो जब हम क्वांटिटी सप्लाई और प्राइस के रिलेशनशिप को एक टेबल बना करके एक्सप्रेस करते हैं, शो करते हैं, इट इज नोन एज सप्लाई शेड्यूल। And when it is expressed in the form of graphical form में, it is known as supply curve। Clear होगी? ये बातें समझ में आ गई? अब again supply schedule and supply curve are of two types, individual and market।
इंडिविजुअल हम लोग पहले समझ चुके हैं, मार्केट और इंडिविजुअल दोनों पहले समझ चुके हैं। इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब सप्लाई गिवन बाय अ सिंगल फर्म, है ना, एंड या सेलर भी आप कह सकते हैं। मार्केट सप्लाई मींस सप्लाई गिवन बाय ऑल द फर्म्स और ऑल द सेलर्स, ठीक है। तो इंडिविजुअल और मार्केट का यही डिफरेंस है, ठीक है। तो नाउ अगर हम प्राइस यहां पे ले लेते हैं, प्राइस सप्लाई गिवन बाय ए, सप्लाई गिवन बाय बी और सप्लाई ए प्लस बी। This is price 5, 10, 15. Price is increasing, and this is supply given by A. ये सेलर A है और ये सेलर B है। सेलर A 5 रुपीज पे 10 kg की या 10 जो भी आप ले लीजिए कोई भी यूनिट 10 सप्लाई देने को तैयार है, फिर 20 हो गया, फिर 30 हो गया, 20, 30, 40। तो आप यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज कर रहा है, क्वांटिटी सप्लाई क्या हो रही है, सप्लाई हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। Supply given by A will be considered as what? Individual or market? Supply given by B will be considered as individual. ये भी क्या है? Individual है। ये भी क्या है? Individual है। और दोनों individuals की supply को मिला दिया गया तो A plus B यानी 20 plus 10, 30, 50 और ये 70. This will be known as what? Market supply. तो ये अगर हम खाली इतना पोर्शन बनाते हैं तो ये कौन सा शेड्यूल होगा? इंडिविजुअल, है ना। खाली प्राइस और सप्लाई गिवन बाय बी को लेते हैं तो भी ये क्या होगा? इंडिविजुअल। लेकिन जब दोनों को हम लोगों ने ले लिया तो ये क्या बन गया? मार्केट सप्लाई शेड्यूल, ठीक है। Now, suppose this is price and this is quantity, ठीक है। Price increase कर दिया P1, तो how it will affect the supply? Supply will increase or decrease? Supply will increase। तो ये जो हमारा Q है, ये इधर आ गया, Q1 की तरफ आ गया, क्यों भाई? तो हमारा जो कर्व बनेगा कुछ ऐसा कर्व बनेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने जो सप्लाई ली है खाली एक सेलर के लिए है। इस सप्लाई शेड्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल या मार्केट? दिस इज नोन एज इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, ठीक है। कैसा रिलेशन बन रहा है बताइए? डायरेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे सिंगल सेलर की सप्लाई ली है या मेरी साथ ली है सप्लाई ऑफ सिंगल सेलर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, ठीक है। अब अगर हम इसको मार्केट पे लेते हैं, सपोज करिए अगर हम मार्केट सप्लाई शेड्यूल लेते हैं तो अगर आप देखोगे तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल इंडिविजुअल से थोड़ा ज्यादा होता है या कम होता है? ज्यादा होता है। तो जो ये कर्व हमारा है, ये जो कर्व अभी कुछ इस तरीके से चल रहा है, ये इस तरीके का है, ये कर्व थोड़ा सा और क्या हो जाएगा? किधर की तरफ आ जाएगा? ये कुछ इस तरीके से जाएगा, क्यों भाई? अगर हम मार्केट की सप्लाई लेंगे तो सप्लाई हमारी ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। अभी प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी सप्लाई
ज्यादा, अगर हम मार्केट की लेते हैं तो मार्केट में A प्लस B दोनों की सप्लाई आ रही है। अभी किसके ऊपर ली थी? खाली A की ली या B की ली। अब जब A प्लस B दोनों की आ जाएगी तो क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा इंक्रीज करेगी या कम इंक्रीज करेगी? ज्यादा इंक्रीज करेगी। यानी कि याद देख लें हमारा जो ये सप्लाई शेड्यूल, ये सप्लाई कर्व है, ये इसका लाइन और पहले वाले में कुछ फर्क नजर आ रहा है आप लोगों को? क्लियर हुआ कि आप लोगों को डिफरेंस? अगर ये इंडिविजुअल होता तो कैसा होता? हाँ, स्टीपर जैसा होता, और अभी ये कैसा हो रहा है? फ्लैटर जैसा हो रहा है, जैसे कि डिमांड में है। तो ये याद रहेगा आप लोगों को। मार्केट में कैसा होगा? फ्लैटर होगा या स्टीपर होगा? मार्केट वाले में क्या होगा? फ्लैटर, और इंडिविजुअल वाले में क्या होगा? स्टीपर होगा। तो ये बात याद रखनी होगी आप लोगों को। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल जो होगा वो कैसा बनेगा? स्टीपर बनेगा, लेकिन मार्केट सप्लाई क्या होगा? फ्लैटर बनेगा। ठीक है, ये यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई हम लोगों को। अब अगर आप लोगों को याद होगा तो डिमांड में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड। नाउ सेम टॉपिक यहाँ भी अप्लाई होने जा रहा है। कौन सा? मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ठीक है, देखिए एक चीज तो अभी हम लोग को समझ में आ चुकी है, लॉ ऑफ सप्लाई हम लोग ने समझ लिया है ना। लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होता है? इट स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन that price, other things, other factors remaining constant। ये हम assume कर लेते हैं कि जितने बाकी factors हैं वो सब क्या है? सेम है या चेंज हो गए हैं? सेम है। लाइक स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारी क्या है? सेम है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या है? सेम है। गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है? सेम है। गोल्स ऑफ द फर्म क्या है? सेम है। सब कुछ सेम है, चेंज क्या हो रहा है? प्राइस। जब लॉ ऑफ सप्लाई की बात हम करते हैं तो ये मानते हैं कि देयर इज अ चेंज ओनली इन प्राइस। इसमें चेंज आया है, सिर्फ प्राइस में चेंज आया है। बाकी सारे फैक्टर्स जो जितने भी हैं, जो भी हम लोगों ने लिखे थे, वो सब के सारे फैक्टर्स क्या हैं? सेम। ठीक है, ये अज्यूम कर लेते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी? मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। मूवमेंट में क्या होता है? याद आया? डिमांड में मूवमेंट पढ़ा था। क्या होता है मूवमेंट में? जब सप्लाई चेंज होती है विद द चेंज इन प्राइस। जब सप्लाई चेंज होती है विद द चेंज इन प्राइस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, लाइक इनिशियल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी, प्राइस इंक्रीज कर गया, सप्लाई भी क्या हो गई? इंक्रीज कर गई। हमारा सप्लाई कर्व क्या हो रहा है? यहाँ की तरफ आ गया। और अगर प्राइस फॉल हो जाती है, क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगी। सप्लाई क्या होगी? फॉल हो गई। ये इधर। तो क्वांटिटी सप्लाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इधर की तरफ मूवमेंट को क्या बोलेंगे? दिस मूवमेंट इज नोन एज, ये अपवर्ड मूवमेंट है, डाउनवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन। क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन या एक्सपेंशन।
कुछ भी आप कह सकते हैं, दोनों का मतलब वर्ड नहीं होता है। एक्सपेंशन इन सप्लाई और एक्सटेंशन इन सप्लाई। यहाँ पर क्या हो रहा है, सप्लाई कर्व हमारा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है या शिफ्ट कर रहा है, मूव कर रहा है, किधर की तरफ मूव कर रहा है, अपवर्ड की तरफ मूवमेंट करने का मतलब क्या हो गया, एक्सपेंशन इन सप्लाई। और अगर इसको आप देखते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सप्लाई क्या हो रही है, फॉल हो रही है, सप्लाई क्या हो रही है, फॉल हो रही है, राइज हो रही है, फॉल हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही थी, राइज इन सप्लाई को यहाँ पे हमने नाम दिया है क्या, एक्सपेंशन या एक्सटेंशन। यहाँ पर सप्लाई फॉल हो रही है, दिस वाज द केस ऑफ राइज, दिस इज द केस ऑफ फॉल। और यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, इट विल बी नोन एज कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सप्लाई कर्व है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, अपवर्ड मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट सप्लाई कर्व का क्या बताता है, एक्सपेंशन, और डाउनवर्ड मूवमेंट क्या बताता है, कॉन्ट्रैक्शन। तो व्हाट इज एक्सपेंशन ऑफ supply, what is expansion of supply, because of rise in the price of the commodity। कैसे डिफाइन करेंगे बेटा एक्सपेंशन? हाँ, so there is a rise in the price while other than remaining constant, we that is means expansion or extension of supply। नहीं इतना बोलने की क्या जरूरत है बेटा, खाली आपकी सप्लाई क्या हुई है, राइज हुई है, किसकी वजह से, राइज की वजह से, और अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है ना, इतना ही तो बोल रहा है आपको, दो बातें बतानी है। क्या मेन बात क्या है हमारी, प्राइस इंक्रीज हुआ, सप्लाई क्या होगी, बढ़ गई, बाकी सब चीजें क्या है, कांस्टेंट है। यही हमारा क्या कहलाएगा, एक्सपेंशन इन सप्लाई। वाइस वर्सा क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई क्या होगा बेटा, फॉल इन सप्लाई और राइज इन सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है, राइज इन सप्लाई और फॉल इन सप्लाई। बेटा देखिए यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज टर्म मत यूज करिएगा, यहाँ पर क्या यूज करिए, फॉल इन सप्लाई। ठीक है, फॉल इन सप्लाई ड्यू टू फॉल इन प्राइस। यहाँ पर सप्लाई फॉल हो रही है या राइज हो रही है, किसकी वजह से, फॉल इन प्राइस की वजह से। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। और उसके पहले वाली सिचुएशन क्या थी, एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्लियर हो गया। एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, राइज इन सप्लाई ड्यू टू राइज इन प्राइस, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम कांस्टेंट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है, फॉल इन प्राइस, फॉल इन सप्लाई, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। ठीक है, ये आपको लिख दिया है ग्राफ में। यहाँ पर मूवमेंट अपवर्ड की तरफ जा रहा है तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सटेंशन। और मूवमेंट अगर डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन। ये बात भी याद रहेगी, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट याद रहेगा। अपवर्ड मूवमेंट रिफर्स टू एक्सपेंशन इन सप्लाई, डाउनवर्ड मूवमेंट रिफर्स टू कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। क्लियर? अब दूसरा जो है वो है शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। शिफ्ट पे क्या हो रहा है भाई, शिफ्ट पे खास बात क्या है, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। और एक बार मैं फिर आप लोगों को इस बात पे स्ट्रेस दूंगा, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब वो सप्लाई कर्व बनाते हैं तो उनके दिमाग में ये आता है, जैसे कि हम लोग जब सप्लाई कर्व बनाते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, क्वांटिटी, और यहाँ पे क्या रखते हैं, प्राइस, है ना। जब लोग सप्लाई कर्व बनाते हैं तो हम लोग यहाँ पे किसका रिलेशन ले रहे हैं, प्राइस और क्वांटिटी का। लेकिन जब बच्चों को बनाना होता है, जैसे सपोज कर लीजिए कि सप्लाई कर्व दे रहे हैं, अब शिफ्ट वाले केस में दे रहे हैं, तो वो यहाँ पर क्या रख देते हैं, कोई और फैक्टर रख देते हैं, प्राइस के अलावा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को अगर लिख दिया, गोल्स को रख दिया, तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। हम लोग बना क्या रहे हैं बेटा, सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व जब भी बनेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, प्राइस, और इधर क्या आएगा, क्वांटिटी है ना। यहाँ पे हम लोग को y एक्सिस पे क्या रखना है, प्राइस, x एक्सिस पे क्या रखना है, क्वांटिटी ही रखना है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस इज व्हाट, शिफ्ट इन सप्लाई। यहाँ पर क्या है, शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व होने जा रहा है। तो यहाँ पर सेम प्राइस पर जब सप्लाई चेंज होती है, प्राइस यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा या चेंज होगा, प्राइस हमारा सेम रहेगा, बावजूद उसके हमारी सप्लाई क्या होगी, चेंज होगी, या तो राइज होगी या तो फॉल होगी। तो अब क्यों राइज या फॉल होगी,
चेंज इन अदर फैक्टर्स। पिछली बार क्या था, वो लॉ ऑफ सप्लाई था, वहां पे लॉ ऑफ सप्लाई चल रही है ना, वहां पर क्या था, राइज इन प्राइस लीड्स टू राइज इन सप्लाई, फॉल इन प्राइस लीड्स टू फॉल इन सप्लाई, है ना। तो वहां पर क्या था, सप्लाई का मूव कर रहा था अपवर्ड या डाउनवर्ड। यहाँ पे हमारा प्राइस क्या है, सेम है, लेकिन उसके बावजूद हमारी सप्लाई क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो मतलब सप्लाई चेंज क्यों हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, अदर फैक्टर्स की वजह से हो रही है, ठीक है। सपोज दिस इज आवर प्राइस, इनिशियल प्राइस एंड इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है। प्राइस में क्या कोई चेंज है इस बार, प्राइस में कोई चेंज है, नो चेंज इन प्राइस, लेकिन सप्लाई हमारी क्या होने जा रही है, बढ़ने जा रही है, इंक्रीज होने जा रही है। अगर मान लीजिए हम सप्लाई इंक्रीज करते हैं और हम Q1 पे आ रहे हैं, या सप्लाई डिक्रीज करते हैं हम Q2 पे चले गए, ठीक है। तो इज देयर एनी चेंज इन प्राइस, नो चेंज इन प्राइस। स्टिल अगर क्वांटिटी सप्लाई हमारी इंक्रीज करती है या क्वांटिटी सप्लाई क्या होती है, डिक्रीज करती है, तब हमारे जो कर्व्स बन रहे हैं उस तरीके के बन रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जो कर्व है वो मूव कर रहा है या शिफ्ट कर रहा है, है ना। तो एक शिफ्टिंग तो इस तरफ की है और एक शिफ्टिंग इस तरफ की है। तो राइट वर्ड की जो शिफ्टिंग है ये क्या इंडिकेट कर रही है, इंक्रीज। टर्म यूज क्या करेंगे, इंक्रीज। एक्सपेंशन टर्म यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन टर्म किस में यूज करते हैं, मूवमेंट के केस में। इंक्रीज और डिक्रीज टर्म किस में यूज करते हैं, शिफ्ट में, ठीक है ना। कई बार आपके सीयूईटी में इंक्रीज और डिक्रीज और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को लेकर के सवाल बनाए जाते हैं। अभी हम लोग लास्ट टाइम पे ही सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें इंक्रीज इन डिमांड के को बता करके क्वेश्चन लिया गया था। तो जहां पर इंक्रीज वर्ड लिया हुआ था, तो हमको ये समझ जाना चाहिए कि वहां पे बात किसकी हो रही है, जो अगर इंक्रीज इन डिमांड हुआ है इसका मतलब वहां पे प्राइस फैक्टर नहीं है। वहां पे इंक्रीज इन डिमांड अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब डिमांड इंक्रीज करी है किसी और फैक्टर की वजह से, ठीक है ना। वो इसी तरीके से यहाँ पर आपको सप्लाई के केस में भी कॉशियस रहना पड़ेगा। टर्म जो है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जो यूज होगा वो कब यूज होगा, जब सप्लाई बढ़ी है या कम हुई, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। इंक्रीज और डिक्रीज कब यूज करेंगे, अदर फैक्टर्स की वजह से, ठीक है। तो जो ये राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हम लोग का राइटवर्ड शिफ्ट है और ये हम लोग का लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। लेफ्टवर्ड को हम लोग क्या बोलोगे, डिक्रीज, और इसको क्या बोलोगे, इंक्रीज। यहाँ पे टर्म हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज ही यूज करेंगे। इंक्रीज इन सप्लाई रिफर्स टू व्हाट, अगर बात आ जाए इंक्रीज इन सप्लाई, व्हाट इज इंक्रीज इन सप्लाई, इट रिफर्स टू राइज इन सप्लाई ड्यू टू, या आप ये भी बोल सकते हो राइज इन सप्लाई एट द सेम प्राइस। राइज इन सप्लाई एट द सेम प्राइस मींस व्हाट, इंक्रीज इन सप्लाई। अब एट द सेम प्राइस अगर सप्लाई इंक्रीज कर रही है तो अंडरस्टूड है कि सप्लाई किसी और फैक्टर्स की वजह से बढ़ी होगी, है ना। या आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर इंक्रीज इन सप्लाई पूछा जाए तो, और इसको कैसे लिख सकते हैं बता सकते हैं, राइज इन सप्लाई ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस, ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस। मतलब प्राइस को छोड़ करके बाकी जो भी कारण है, कोई भी कारण हो सकता है, गोल्स हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकती है, प्राइस ऑफ इनपुट्स हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। प्राइस को छोड़ करके किसी और कारण की वजह से अगर सप्लाई बढ़े तो उसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई। और प्राइस को छोड़ करके किसी और कारण की वजह से सप्लाई घटे तो उसको क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन सप्लाई। और जब ऐसा होगा तो हमारे सप्लाई कर्व पे क्या असर आएगा, सप्लाई कर्व हमारा क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। राइटवर्ड शिफ्ट क्या इंडिकेट करता है, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्या इंडिकेट करता है, डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। तो दिस वाज मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, एक्सटेंशन और एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, इंक्रीज एंड डिक्रीज। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं what are the causes of increase in supply, what are the causes of increase in supply, अब जितने आपने डिटरमिनेंट्स पढ़े हैं what are the causes of increase in supply, तो प्राइस को छोड़ के आपने कई सारे डिटरमिनेंट्स भी पढ़े थे, है ना। जैसे आपने टेक्नोलॉजी पढ़ा था, तो अगर सप्लाई
इंक्रीज कर रही है टेक्नोलॉजी की वजह से, इंक्रीज कर सकती है। तो यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, इंक्रीज इन सप्लाई का एक रीजन क्या हो गया, यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। सेकंड, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो हम किस पे चली गई, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे चली गई। थर्ड, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ इनपुट्स, अगर इनपुट्स हमारे इनपुट्स के प्राइस कम हो जाएंगे तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम ज्यादा सप्लाई देंगे या कम सप्लाई देंगे। अगर सपोज कर लीजिए कि इनपुट्स के जो प्राइसेस है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो गई, हमारा प्रोडक्शन क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इससे हम ज्यादा सप्लाई देंगे या कम सप्लाई देंगे, क्यों, हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो आपकी ये सारे रीजंस हो गए किसके, इंक्रीज इन सप्लाई के, ठीक है। और अगर मैं पूछूं कि डिक्रीज इन सप्लाई के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, तो इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज इन टैक्सेस, टैक्सेस अगर इंक्रीज कर जाएंगे तो भी हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो दीज आर द रीजंस फॉर इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। आप इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, रीजंस फॉर, लिखिए कॉजेस फॉर द इंक्रीज इन सप्लाई, causes for the increase in supply, fall in the price of substitute goods, fall in the price of substitute goods, rise in the price of complementary goods, rise in the price of complementary goods, change in the goals of producers, change in the goals of producers to be sales maximizer, fall in the price of factor of production, fall in the price of factor of production, improvements in technology, increase in the number of firms in the market, increase in the number of firms in the market. Now these are all the causes for the increase in supply. Increase in supply जो हो सकती है इन्हीं reasons की वजह से हो सकती है। Next heading क्या है, causes for decrease in supply, causes for decrease in supply, number one, rise in the price of substitute goods, rise in the price of substitute goods, fall in the price of complementary goods, changes in the goals of producers, changes in the goals of producers to be profit maximizer, rise in the price of factor of production, rise in the price of factor of production, outdated technology, outdated technology, decrease in number of firms, decrease in number of firms, so these are the causes of increase or decrease in supply, ठीक है। तो
ऑलमोस्ट हम लोगों ने सप्लाई टॉपिक को, नॉट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सप्लाई टॉपिक को ऑलमोस्ट हम लोगों ने खत्म कर लिया है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई भी है, उसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टर्म में करेंगे, ठीक है। और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को नेक्स्ट टर्म में खत्म कर देंगे। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट टर्म तक में हम लोग का ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, फिर इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो और डाउट्स होगा हम लोग वो क्लियर कर लेंगे, ठीक है। दैट इज फॉर टुडे, ठीक है। आप लोग को भी कोई डाउट है? सर फॉर्म्स की मीनिंग क्या होती है?